गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारा जो है बच्चों 11वीं क्लास का इकोनॉमिक्स जो आपका विषय है आपका प्रारंभ हो रखा है। और उसी में हम लोग जो है आपका चैप्टर देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपकी चुनौती। और उसी में जो हमारा मेन टॉपिक है, आप कहेंगे जो आपका लेसन है वो है आपका निर्धनता, पॉवर्टी, गरीबी क्या है, ये हम लोग देख रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने अपना लेक्चर अंतिम किया था, उसमें हमने देखा कि गरीबी क्या होती है, गरीब कौन है, कैसे वो आपका निर्धारित करते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग आपका देख चुके हैं अपने आपका लेक्चर के माध्यम से। और हम लोग गरीबी को कैसे डिसाइड करते हैं, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसके मापक हैं, इन सब विषयों में हम लोग अपना लेक्चर के अंतर्गत आपका बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? और जितना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हम लोगों ने लेक्चर किया है, क्योंकि हमारा टॉपिक आपका नया शुरू हुआ लेसन, और यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, किसी पर कोई समस्या है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हम तक अपना जो प्रश्न है बच्चों, वो हम तक आप अपना बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जो हम लोग अपना लेक्चर पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्धनताओं निर्धनों की पहचान कैसे होती है। कह रहे जो आपके गरीब लोग हैं, जो आपके पॉवर्टी में लोग जो आपका निवास करते हैं, हम उनकी पहचान कैसे करते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये हमको देखना है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले निर्धनता रेखा जो लाइन हम लोगों को बनी मिली थी, हमने उस निर्धनता लाइन को देख रहे थे। और इसी निर्धनता लाइन में हम लोगों ने आपका पूर्ण निर्धन, बहुत निर्धन, निर्धन, इतना निर्धन नहीं, मध्य है, मध्य उच्च वर्ग, धनी वर्ग, बहुत अमीर, लखपति और बहु करोड़पति, ये हमने कुछ आपकी कैटेगरी डिसाइड की है। क्लियर है? जिनके आधार पर हम लोग कहते हैं कि कौन गरीब है, कौन गरीब नहीं है, उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक जो भी चीज़ आपको समझ आई है, किसी बच्चे को डाउट, किसी प्रकार को कन्फ्यूज़न है, तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए थोड़ा सा। और आज हम लोग जो शुरू करेंगे, निर्धनों की पहचान कैसे होती है। यदि भारत की निर्धनता की समस्या का समाधान करना है, कह रहे कि अगर भारत में आप चाहते हैं कि जो आपकी निर्धनता है, जो गरीबी है, उसकी आप समस्या का समाधान अगर आप करना चाहते हैं, तो उसे निर्धनता के कारणों का उन्मूलन करने के लिए व्यवहारिक और धारणीय रणनीति बनानी होगी। कह रहे कि हम लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि भारत में से वाकई गरीबी दूर हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा करेंगे जो व्यवहारिक है और जो आपके धारणीय है, हम क्या करेंगे, ऐसी जो आपकी रणनीति है हम उसको बनानी होगी। क्लियर है? और इसके तहत हम लोग क्या करेंगे, जन समुदाय को उनकी दारूण्य दशा से उभारने के लिए उपयुक्त योजना बनानी होगी। और हम लोग क्या करना होगा कि जितनी भी उनकी स्थिति है, उस स्थिति से आपको उभारने के लिए हम लोगों को आपको उनके लिए योजना बनानी होगी। किंतु इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार को निर्धनों की पहचान करना योग्य होना होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यह देखेंगे कि हम लोग कैसे आपके निर्धनों की पहचान करने के योग्य हैं। आखिर हमें ये भी तो पता होना चाहिए, हम उनकी जांच कैसे करें कि कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति नहीं गरीब है। उनकी हमको जांच करना भी क्या होगा, अनिवार्य होगा, ताकि हम लोग देख सकें कि वो व्यक्ति गरीब भी है कि नहीं है। उसकी पहचान बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए निर्धनता और उसके कारकों को मापने के लिए एक उपयुक्त स्केल बनाना होगा। कह रहे कि आप अगर किसी निर्धन व्यक्ति को पहचान करना चाहते हैं, तो जो उसके कुछ कारक होंगे और कुछ उसको मापने के लिए कुछ उसके स्केल होंगे, पैमाने होंगे, हमें उनको बनाना होगा। उसके लिए कसौटियां व विधियों का ध्यानपूर्वक चयन करना होगा। यानी कि जितनी भी उसकी कसौटी हैं और जो आपकी विधियां हैं, उनका हम लोग क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक चयन करना होगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था। कह रहे कि आपको स्वतंत्रता से पहले क्या हुआ था कि भारत में क्या किया था, दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने क्या किया था बच्चों, आपका निर्धनता रेखा की जो अवधारणा है आपका, उसका विचार दिया था। उन्होंने जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमत पर मूल्यांकन, जेल की निर्वाह लागत का आकलन किया था। सबसे पहले उन्होंने कि क्या देखा कि जो भारतीय कैदी कहाँ हैं, आपके जेलों में हैं,
उन जेलों में जो उनको भोजन दिया जा रहा है, उस भोजन की कीमत निकाली उन्होंने किस पर? बाजार मूल्य पर। और ने कहा जेल की निर्बाह लागत का आकलन किया। किंतु बंदी गृह में तो प्राय वयस्क व्यक्ति ही होते हैं, जबकि वास्तविक समाज में बच्चे आज भी सम्मिलित हैं। कह रहे कि इन्होंने केवल जो था वयस्क लोगों को ऐड किया, जबकि जो हमारा समाज है उसमें क्या होते हैं, वास्तविक रूप में आपके बच्चे भी शामिल होते हैं। अतः इस जेल निर्वाह लागत में कुछ परिवर्तन कर उन्होंने निर्धनता रेखा की पहचान करने का प्रयास किया। कह रहे कि जो आपके जेल में निर्वाह लागत है, उसी के आधार पर उन पे पहुंचने के लिए कि गरीबी रेखा क्या है, उसका पहचान करने का प्रयास किया। उनके लिए यह माना गया कि कुल जनसंख्या में एक तिहाई संख्या बच्चों की होती है, जिसमें से आधे बच्चों का उपभोग बहुत कम है तथा आधे से इसका उपभोग वयस्कों से आधा रहता है। इसी प्रकार थर्ड अपॉन फोर्थ का सूत्र की रचना की, अर्थात इसमें बताया कि कैसे कैसे ये आपकी रचना करके दिखाइए कि अगर कोई व्यक्ति है जीरो उसका तो उसकी 1/6 होगी, आधी एज का तो इतना लेगा, अगर वो आपका पूरा वयस्क है तो आपका इतने खाएगा, इतनी एज है तो ऐसा, उन भोग की संख्या बताई। जनसंख्या के इन खंडों के उपभोग के भारित औसत को औसत निर्धनता रेखा का मान लिया गया। और इनको क्या मान लिया गया? हमने एवरेज आपका पॉवर्टी लाइन इसको मान लिया गया। यह जेल के वयस्कों के की आपका निर्वाह लागत का 3/4 अंश था, यानी कि 3/4 अंश था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में निर्धन जन अनुपात के आकलन में आपके कई प्रयास हैं। योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, द्वारा इस कार्य के लिए 1962 में एक अध्ययन दल का गठन किया गया। वर्ष 1989 में एक अन्य दल, यानी कि आपका प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कार्यबल का गठन हुआ। यानी कि 1979 में एक हम लोगों ने क्या किया, आपका प्रभावी और उपभोग मांग न्यूनतम आवश्यकता अनुमान का हम लोगों ने कार्यबल का गठन किया। विशेष दल का गठन इसी कार्य के लिए 1989 और 2005 में भी किया गया। योजना आयोग के अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी प्रतिक्रियाओं के प्रयास किए। निर्धनताओं को परिभाषित करने के लिए आपका दृष्टि से हम जनसंख्या को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से वर्ग हैं कि अगर हम लोग देखें जनसंख्या को, अगर हम लोग को आपका निर्धनता में बांटना है तो 2 वर्ग हैं, एक आपका निर्धन और एक आपका गैर निर्धन। और निर्धन रेखा इन दोनों वर्गों की अलग रहती है। कह रहे कि जितने भी आपके निर्धन लोग हैं उन लोगों की हम लोग बात करें, जो आपकी पॉवर्टी लाइन है दोनों की अलग होगी। यद्यपि निर्धन कई प्रकार के होते हैं। कह रहे कि जो निर्धन है वो भी कई प्रकार के होते हैं। आप ये नहीं कहेंगे तो जो व्यक्ति आपने देख लिया गरीब है तो वो केवल गरीब नहीं होता, उसमें भी कुछ कैटेगरी यानी कि सब कैटेगरी बनी हुई है। जैसे पूर्ण निर्धन, टोटल गरीब, बहुत निर्धन, निर्धन। इसी प्रकार गैर निर्धन वर्ग में भी कई उपवर्ग हैं। कह रहे कि इस प्रकार जो आपका गैर निर्धन वर्ग है उनमें भी कई हैं, जैसे मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्गीय, धनी, बहुत धनी, पूर्ण धनी। इन सभी उपवर्गों को एक निरंतर सरल रेखा पर बहुत आपके निर्धन से लेकर पूर्णतः निर्धन के रूप में आकलन करें, जिससे निर्धनता रेखा निर्धन और गैर निर्धन के बीच का विभाजन करती हो। कह रहे कि आपको लाइन बनानी है और आपको दिखाना है कि आप निर्धन से लेके जो पूर्ण धनी के बीच आप उनको क्या कर सकते हैं बच्चों, विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप ना वापस जो हम लोग लाइन देख रहे थे स्टार्टिंग वाली, इस लाइन को देख लीजिए तो एक आपको वर्ग समझ आएगा कि इन लोगों को हम लोग क्या करते हैं। यहाँ से मान लीजिए इन लोगों को हम लोग धनी मानते हैं, इनको धनी नहीं मानते, ठीक मानते हैं, इनको ठीक और इनको ठीक ठाक मानते हैं। अब देखिए नीचे आइए थोड़ा सा, चिरकालिक निर्धन, अल्पकालिक निर्धन और गैर निर्धन।
देखिए, ये आपका निर्धनता रेखा लाइन खींची गई है जो आपको डार्क रूप में दिखाई है, ये वाली। ये हमें ग्राफ बनाए हैं सदैव निर्धन। अगर कोई व्यक्ति आपका इस निर्धन रेखा से ऊपर है, जितना ऊपर होगा वो उतना अमीर होगा, और जितना नीचे होगा वो गरीब होगा। अब आप इसको देखिए थोड़ा सा और आप इस पे विचार करिए, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझ आएंगी। देखिए, अगर यहाँ बात करें विशिष्ट कोटि, सदैव निर्धन, सामान्य तथा अब आपका निर्धन। सदैव निर्धन वो हमेशा कभी भी जो निर्धन रेखा है उसके उससे बहुत नीचे जो है अपनी लाइफ एक्सपेक्ट करता है, वहीं जीता है। सामान्य निर्धन और निर्धन क्या होता है, बस कभी कभी वो इस लाइन को पार कर पाते हैं। और चक्रीय निर्धन, जो आज काम मिल रहा है कल को काम नहीं मिलता, उठक पटक रहती है, वो इस प्रकार होते हैं, गरीब अमीरी के बीच फंसे होते हैं। अनियमित निर्धन, अनियमित निर्धन मतलब जो मतलब कभी कभी गरीब हो, ऐसा कोई लॉस मेकिंग हो जाए, बाकी तो वो हमेशा ऊपर रहते हैं। और कभी निर्धन नहीं, यानी गैर निर्धन, यानी कि गरीबी रेखा से वो बहुत दूर होते हैं। तो इस तरह की लाइन है जो हम लोगों को दिखाती है कि कोई किस प्रकार कितना गरीब है, क्या उसकी स्थिति है चिरकालिक, अल्पकालिक और गैर निर्धन। ये स्थिति हमको बना रहे कि ये जो स्थिति है ये आपका शॉर्ट टर्म बनी रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निर्धनता का वर्गीकरण। निर्धनता के वर्गीकरण की कई विधियां हैं। एक विधि के अनुसार तो हम आपका सदा निर्धन और सामान्य निर्धन व्यक्तियों में भेद कर सकते हैं। इस सामान्यता निर्धन वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन भी आ सकता है, उदाहरण के लिए अनियमित मजदूर। इन दोनों वर्गों को मिलाकर हम चिरकालिक निर्धन वर्ग कहते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास आपका क्या होता है बच्चों, अब कभी कभी धन आता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका चिरकालिक निर्धन नाम देते हैं। ऐसा वर्ग जो आपका निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच झूलता रहता है, जैसे कि छोटे किसान, मौसमी मजदूर, उनको हो यथा कदा निर्धन, वो ऐसे ही बन रहते हैं जो अधिकांश समय धनी रहते हैं परंतु कभी कभी भाग्यवश आपका साथ नहीं होता, यानी कि वो कभी कभी गरीब रहते हैं। अल्पकालिक निर्धन कहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्पकालिक। इसके अतिरिक्त वे लोग हैं जो पापा कभी निर्धन नहीं होते, उनको हम गैर निर्धन कहते हैं। 4.2 चार्ट को देखें कि 4.2 चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक देख गया बच्चों। अब देखिए, निर्धनता रेखा को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप सबसे पहले क्या करें, हम लोग वापस चलते हैं ऊपर की तरफ और थोड़ा सा हम लोग आपका इस लाइन को एक बार फिर देखिए। देख लिया सभी ने? अब क्योंकि इसकी जरूरत हमें बहुत आगे बढ़ने वाली है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अब हम बात करते हैं 4.2, निर्धनता क्या है, आखिर में पॉवर्टी, गरीबी क्या है। दो अध्याय तो यानी के साहिना रफी खान और डेमलिन केलोन ने निर्धनता की स्थिति में बहुत ही सापेक्ष में व्यक्त किया है। निर्धनता भूख है, सबसे पहले समझिए, जो आपकी निर्धनता क्या है, आपकी भूख है। निर्धनता बीमारी होना है और डॉक्टर से ना दिखा पाने की व्यवस्था है, और डॉक्टर से ना दिखा पाने की व्यवस्था है। समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर इसको दोबारा हम लोग ध्यान दें तो निर्धनता क्या है, आपकी भूख है। निर्धनता बीमारी होना है और डॉक्टर से ना देख पाने की व्यवस्था है, कि डॉक्टर उसको नहीं देख पाता है कि वो गरीबी कैसी है, वो बीमारी कैसी है। निर्धनता स्कूल में ना जा पाने और निरक्षर रह जाने का नाम है। कि निर्धनता हम किसे कहते हैं, कि जो बच्चा स्कूल ना जा पाए, आपका निरक्षर रह जाए। निर्धनता बेरोजगारी है, कैसी है, बेरोजगारी। निर्धनता भविष्य के प्रति भय है, एक दिन में एक बार भोजन पाना है। निर्धनता अपने बच्चों को उस बीमारी से मरते देखना है जो अस्वच्छ पानी पीने से होती है। निर्धनता शक्ति है, प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रता में हीनता का नाम है। आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही बात है।
निर्धनता इन्हीं इन्हीं सभी कारणों को कहते हैं। देखिए, आप आपको एक वक्त का खाना तक मुहैया नहीं हो रहा, आप गरीब हैं। बड़ी मसा में एक वक्त का खाना जुटा पा रहे हैं तो भी गरीब। आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो भी गरीब है। बीमार है, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं तो भी गरीब है। क्लियर है? आप बेरोजगार हैं तो भी, बहुत सारे ऐसे। और निर्धन क्या है? भविष्य के प्रति भय है। निर्धनता क्या है? भविष्य के प्रति भय। कैसे भी नहीं सके है? क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, हम लोग ये सोच कर जीते हैं कि आज तो हमारा काम चल गया, कल क्या होगा या आने वाले टाइम में क्या होगा, हम कैसे गुजारा करेंगे। तो ये सब चीजें। देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले चित्र आपके समझ दिया है कि कुछ महिलाएं हैं, वो क्या कर रही हैं, स्वच्छ पेयजल अथवा आश्रम निधन जल की व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वो गवर्नमेंट जो हेड पंप होते हैं, उन हेड पंपों पर आई हैं और क्या कर रही हैं, वो अपना बच्चों अपने लिए जो उनको जल चाहिए उस जल को भर रही हैं। ठीक है? क्या कर रही हैं? वो आपका जल भर रही हैं। ठीक। अब देखिए, निर्धनता रेखा। अब इसका परीक्षण करें कि निर्धनता रेखा कैसे निर्धारित होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट करना है, आपको देखना है कि जो जो आपकी गरीबी रेखा है उसको हम कैसे निर्धारित करते हैं होती है। निर्धनता मापने की कई विधियां हैं, कह रहे कि बहुत सारी ऐसी विधि हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनके अनुसार हम क्या करते हैं, आपकी निर्धनता को मापते हैं। एक विधि तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। कैसे हैं बच्चों? न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान, यानी कि जितना एक व्यक्ति को दिन में टोटल कैलोरी यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अगर हम उसको रुपए में चेंज कर दें, मौद्रिक यानी कि पैसों में कन्वर्ट कर दें, एक विधि है। अब देखिए कैसे कह रहे हैं। अब देखिए, इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति 2400 कैलोरी गांव में और 2100 कैलोरी शहर में अगर वो रोज प्राप्त कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, वो गरीब है नहीं है। ऐसी भारत की रेखा, यानी कि आप अगर एक समोसा खा लो तो समझ लो आप गरीब नहीं हो। ये निर्धनता रेखा है। इतना 2400 कैलोरी, और लगभग एक समोसे में इतनी होती है, कुछ कम बढ़ती हो सकता है। यानी कि अगर आप एक समोसा खा लो या दो भी खा लो मान लो, तो अब आप गरीब नहीं हो फिर। ठीक है? आगे देखिए, वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए प्रतिमाह उपभोग के रूप में तथा शहरी में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के रूप में परिभाषित किया गया। अब देखिए, अगर आप गांव में रहते हैं और आप अगर 800 आपका 16 रुपए अपने खाने पीने में खर्च कर लेते हैं महीने के, तो आप गरीब नहीं। और अगर आप शहर में रहते हैं, अगर आप 1000 रुपए खर्च कर लेते हैं अपने खाने में, तो भी आप गरीब नहीं। क्योंकि जितना वो कैलोरी है हमने उसको मौद्रिक मान में निकाल दिया, उसके पैसे बता दिए। अब आप कहेंगे सर कि गांव में तो कैलोरी ज्यादा थी, आपका शहर में कम थी, लेकिन आप पैसे गलत बता रहे हैं साहब। तो क्योंकि 800 आपका 16 रुपए गांव में और शहर में 1000 रुपए। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, शहर में जीवन निर्वाह करना गांव की तुलना में अधिक खर्चीला है, इसलिए। और डाइट कैलोरी की बात करें, जो गांव के व्यक्ति हैं उनकी कार्य क्षमता, शारीरिक क्षमता की जो डिमांड है वो कैलोरी ज्यादा होती है एज टू कंपेयर जो शहर के व्यक्ति हैं। इसलिए हमने कैलोरी क्षमता गांव में ज्यादा रखी, हमारी जो आपके नीति निर्धारक हैं, और पैसे के रूप में शहर में, इस वजह से। तो इतना ध्यान रखना है। मैं पूछूंगा भी आपसे लोगों से कि गांव में कितनी कैलोरी है, शहर में कितना है। और बस 2011-12 हमने कितना रखा है, 800 आपका 16 रुपए और शहर में 1000 रुपए। अगर आप इतना उपभोग कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, बस ये ध्यान रखो। आगे बात की बात है, ये पहली परिभाषा हो गई। अगला देखिए, यद्यपि हमारी सरकार निर्धन परिवारों की पहचान करने के लिए प्रति व्यक्ति उपभोग भी है, यानी कि MPCE को
परिवार की आय का द्योतक के रूप में प्रयोग करते हैं। द्योतक मतलब इंडिकेटर, आपका सूचक। क्लियर है? पर क्या आप इस विधि से देश में निर्धन परिवारों की पहचान करने का आप उपयुक्त तरीका मानते हैं? सही बताइए कि जैसा ये पैटर्न बता रहे हैं, इस तरीके से भारत में जितने भी टोटल गरीब हैं, क्या उनको पहचान सकते हैं? नहीं। मैंने आपको बताया था कि गरीबी की जो आप वर्तमान में परिभाषा वो बहुत व्यापक हो गई है। 2 वक्त का खाना खिलाना गरीबी दूर करना नहीं है। अब शिक्षा पाना, स्वास्थ्य पाना, अच्छा वातावरण पाना, सामाजिक समानता पाना, ये सब चीजें, और भोजन पाना तो है ही, ये सब चीजें क्या हैं? अगर आपको ये सब चीजें मिल रही हैं तो गरीबी जाएगी। अब आपको खाना अच्छा मिल रहा है, रहे अच्छे रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छे मिल रहा है, लेकिन आपको सामाजिक समानता नहीं मिल रहा है, आपको लिंग भेद हो रहा है, तो आप क्या हैं? अब गरीब हैं। तब भी कैसे हैं? गरीब हैं। क्योंकि जितना व्यापक हम हो रहे हैं और जितना हमारा तरह लोकतंत्र जितना क्षैतिज मतलब सीधा जितना बढ़ रहा है, उसी के अनुसार बहुत चीजों की व्यापकता आई है, गरीबी की परिभाषा बदली है। 2 वक्त का खाना खिलाना ही गरीबी दूर करना नहीं है। बहुत सारी भौतिक सुख सुविधा ऐसी हैं। अब हमको भोजन भी कौन सा चाहिए बच्चों? हमको खिचड़ी नहीं खानी, हमको पोषण युक्त भोजन चाहिए जिसमें विटामिन हो, आपके मिनरल हो, कैल्शियम हो, ऐसे आयरन हो। हमको ऐसे भोजन की आवश्यकता है। अगर आपको ये मिल पा रहा है तो आप गरीब नहीं है, नहीं तो आप गरीब भी मानो अपने आप को। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। आगे देखते हैं। अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि इस तंत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सभी निर्धनों को एक वर्ग में मान लेता है और अति निर्धन और अन्य निर्धन में कोई अंतर नहीं कर पाता। ये क्या मान लेता है? आपका सबको गरीब मान रहा है, जो आपका अति निर्धन है और जो आपका निर्धन है, अन्य निर्धन है, उनमें कोई अंतर नहीं करता। चार्ट 4.2 को देखो, मैंने कहा ना, फिर देखो। यह विधि मुख्यतः भोजन और कुछ चुनी हुई वस्तु के व्यय को आय का प्रतीक मानती है, पर अर्थशास्त्रियों को इस बात पर आपत्ति है इसे सरकार की सहायता को पात्र व्यक्ति के सुमोचित समूह का निर्धारण हो तो जाता है, पर इसकी पहचान नहीं हो पाती। यानी कि हम उसको निवारण तो कर सकते हैं, लेकिन हमको एक्चुअल में इसकी पहचान नहीं होती है कि सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता किन निर्धनों को है। यानी कि सबसे ज्यादा गरीब जो आपकी सहायता की जरूरत है वो किन लोगों के है। हम इसकी पहचान कैसे करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हमारे सामने है। तो ये चीज हम लोगों को देखना है कि क्या कैसी स्थिति बनी हुई है, ये क्या सब चीजें हैं। तो ये देखना एक बड़ा अपने आप में टास्क पूर्ण है। जैसा बच्चों आपको पता है कि निर्धनता रेखा में हम बहुत सारे उपवर्ग पढ़े थे। उपवर्ग का मतलब सब कैटेगरी। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आप बार बार उस चार्ट को देखिएगा, बड़ी जरूरी होती है वो चार्ट, क्योंकि उस चार्ट्स के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी चीजें हम लोगों को जानकारी के रूप में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। क्योंकि जो हम लोग आपका निर्धनता का जो हम लोग आपका निर्धारण कर रहे हैं, उस निर्धारण में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको जानकारी मिलेंगी और हम उनको परिभाषित कर पाएंगे कि आखिर में गरीबी क्या है, हम उसको कैसे दूर करें। ये सारी चीजें हैं जिनको हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से उनको समझ पाएंगे, उनको देख पाएंगे। आई होप कि आपको बच्चों कुछ नया सीखने का मौका मिला हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे बच्चे इस लेक्चर को एक बार घर जाकर अवश्य रिवीजन करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो कल हम लोग आपका लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपका प्रश्न, आपका क्वेश्चन, आपका डाउट हम लोग ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों।